नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का कैरियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था, जिसमें से मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक हैं। और इनका कार्यकाल होता है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। उसमें उसके बाद इनके उत्तराधिकारी होते हैं बिंदुसार, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहता है। और उसके बाद अशोक अशोक को इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे। इनके जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, इनके सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इनका कार्यकाल रहता है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। उसके बाद अशोक के उत्तराधिकारी होते हैं उन सारों, जैसे इनके बाद दशरथ आते हैं, दशरथ, और इनके बाद संप्रति, ऐसे करके इनके उत्तराधिकारी हैं। ये सारे 9 शासक हुए हैं कुल मौर्य वंश के। दशरथ हैं, संप्रति हैं, शालीशुक हैं, देववर्मन हैं, शतधन्वन हैं, और यहाँ पे लास्ट जो है बृहद्रथ होते हैं, जिसके बृहद्रथ को ही मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ रहते हैं, जिनको मार के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करता है 185 ईसा पूर्व में। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्लास में इन सारे मौर्य वंश से संबंधित सारे फैक्ट्स को, सारे इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले आप लोग को बता दें कि पिछली क्लास में हमने यहाँ पे मौर्य वंश से पूर्व जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे, जो एक हम लोग को, एक तो पिछली क्लास हम लोग की चल रही थी जिसमें हमने 16 महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन तीनों वंशों को देख लिए। मुख्य रूप से मगध साम्राज्य में हम लोग इन 8 वंशों को देखेंगे, जिसमें से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और ये मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। इसमें से 3 वंशों को हम लोगों ने देख लिया था पिछली क्लासों में। आज की क्लास में हम लोग को मौर्य वंश देखना है। और मौर्य वंश के बाद हम लोग जब मौर्योत्तर काल में आएंगे तो मुख्य रूप से इन 4 राजवंशों को देखेंगे, जिसमें से शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। पहले ही दिन हमने आपको बताया था कि ये हम लोग का फॉर्मेट रहेगा। और इसी के बीच में क्या होता है कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण होते हैं, तो एक एपिसोड यहाँ पे विदेशी आक्रमण का आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। तो मगध साम्राज्य के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, और उसके बीच में हम लोगों ने विदेशी आक्रमण पढ़ लिया है। मौर्य साम्राज्य खत्म होते हम लोग मौर्योत्तर काल देखेंगे, और उसी में देशी शासक। मौर्योत्तर काल में भी 2 चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक तो देशी शासकों को पढ़ेंगे और विदेशी शासकों को पढ़ेंगे। उसमें से देशी शासकों में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश को पढ़ेंगे, और आगे विदेशी शासकों को इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण, इनको देखेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने पिछली क्लासेस मगध साम्राज्य तक 3 वंशों तक हमने देख लिया था। आज यहाँ से हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे। और पिछली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हिस्ट्री आप लोग को समझना है तो आप लोग को पीछे की बातें कनेक्ट करके आगे बढ़नी होगी। इसीलिए आप हिस्ट्री, अगर आप लोग को सोचेंगे कि मौर्य वंश बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उठा के मौर्य वंश को पढ़ लिया, तो मौर्य वंश को पढ़ने से वो चीज़ें आप लोग को नहीं आ पाएंगी जब तक आप लोग पीछे से 16 महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, ये सब सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग को प्लेसेस नहीं याद होंगे कि कौन सा प्लेस कहाँ है और किस चीज़ के लिए क्यों युद्ध हुआ, और ये सब सारी चीज़ें, सिकंदर का आक्रमण क्यों हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें अगर पीछे की आप लोग क्लासेस नहीं देखेंगे तो आप लोग हिस्ट्री के आगे के पोर्शन को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वही बस एक ऑप्शन बचता है कि आप लोग रट के चले जाइए एग्ज़ाम में। अगर वहाँ एग्ज़ाम में आप लोग को अगर याद आ गया एट टाइम तो प्रश्न सही हो गया, नहीं याद आया तो नहीं। तो ऐसे अगर हिस्ट्री को आप लोग कनेक्ट करके पीछे से कनेक्ट करते करते आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आप लोग को कनेक्ट होते जाएंगी और याद होते भी जाएगा। और आप लोग जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो चीज़ों को एक बार सोचेंगे तो आप लोग को कनेक्टिविटी के माध्यम से वहाँ पे आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जाइए, 16 महाजनपद देख लीजिए, मगध साम्राज्य देख लीजिए। उसके बाद मौर्य वंश पे जो विदेशी आक्रमण हुए थे, क्यों आक्रमण हुए थे, क्यों विदेशी आक्रमणकारी आकर्षित हुए थे, इसकी सारी पृष्ठभूमि जानेंगे तभी आगे आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश की स्थापना क्यों करता है और उसके पीछे का क्या कारण है, तो ये सब सारे सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए, तो यही सब सारी चीज़ें आप लोग पीछे को आप लोग को देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ पीछे की क्लास आप लोग देख लीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 2 नाम से उसमें का प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारी चीज़ें देख लीजिए। इसमें हमने 16 महाजनपद, मगध का उत्कर्ष डिस्कस कर दिया और भारत मौर्य वंश से पहले
भारत पर विदेशी आक्रमण तीसरी क्लास हमने डिस्कस कर दी है। आज चौथी क्लास होगी जिसपे हम लोग मौर्य साम्राज्य को, मौर्य वंश को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए इसी के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हम लोग मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, अशोक और इनके उत्तराधिकारियों को ऐसे हम लोग देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग मौर्य साम्राज्य में देखते हैं नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इससे मौर्य साम्राज्य से पहले, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मगध साम्राज्य पर किसका शासन था? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो मौर्य मगध साम्राज्य पे जो 544 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक चला, जिसपे हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदासक ये सब शासन किए। उसके बाद नागदासक को मार के शिशुनाग वंश का स्थापना करता है और उसमें शिशुनाग, कालाशोक के 10 उत्तराधिकारी शासन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे महापद्मानंद नंद वंश की स्थापना करता है और महापद्मानंद के बाद धनानंद जो अंतिम शासक रहता है नंद वंश का, इसी को मार के चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? मौर्य वंश की स्थापना करता है 322 ईसा पूर्व में। इसी चीज को हम लोग यहाँ से शुरू होती है मौर्य वंश की हिस्ट्री। और मौर्य वंश यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश के बारे में जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारियां हम लोग को कहाँ से प्राप्त होती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारियां हम लोग को साहित्यिक स्रोतों से, पुरातात्विक स्रोतों से और जो विदेशी लेखक आए थे, दार्शनिक आए थे, उनके लेखों से पता चलता है। तो उसमें सबसे प्रमुख मौर्य वंश के बारे में जानकारी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उससे हम लोग चाणक्य का अर्थशास्त्र है जो उससे हम लोग को प्राप्त होता है। मैगस्थनीज की इंडिका से। ये मैगस्थनीज कौन है? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, जो कि सेल्यूकस निकेटर वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजता है। और सेल्यूकस निकेटर कौन है? ये सिकंदर का, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सेल्यूकस निकेटर ये है, सिकंदर का सेनापति रहता है। यहाँ पे आप लोग दिखा दूं, वेट करिएगा थोड़ा। जो पिछली क्लासेस हमने ली थी तो उसमें यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और इसका थल सेनापति था, जल सेनापति निर्याकस था। जब सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति को सौंपकर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया, तो उसके बाद इसको जो अपने सेनापति को सेल्यूकस निकेटर को सौंपा, तो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर शासन करने लगा पश्चिमी भारत में। अब यही सेल्यूकस निकेटर क्या करता है कि अपने जो राजदूत होता है मैगस्थनीज को, ये उसके चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजता है। अभी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का बीच में युद्ध भी होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है। उसके बाद ही यहाँ पे मैगस्थनीज को ये उसके चंद्रगुप्त के राज दरबार में भेजता है और उसके बाद संधि हो जाती है। संधियों में अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे, वो 500 हाथी लेता है और उसके बदले 4 अफगानिस्तान के एरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के एरिया से साइड के 4 राज्यों को चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंद वंश है, नंद वंश का जो मार के चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ तक मगध साम्राज्य नंद वंश तक यहाँ तक फैला हुआ था। अभी आप लोग जब देखेंगे आगे यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में, तो मौर्य साम्राज्य में यहाँ पे इसका विस्तार देख रहे हैं दक्षिण भारत तक। यहाँ पे कर्नाटक तक हो गया, इधर बंगाल तक हो गया और इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक पूरा अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यहाँ पे अब इसके साहित्यिक स्रोतों में विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस आता है और जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो अशोक के मुख्य रूप से अभिलेख मिलते हैं और अशोक के अभिलेखों में सारी चीजें उस समय की शासन प्रशासन कैसा था और किस प्रकार के क्रियाकलाप होते थे, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख से भी प्राप्त चलता है मौर्य वंश के बारे में। रुद्रदामन का अभिलेख से भी प्राप्त होता है। काली पालिश वाले मृदभांड भी प्राप्त होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये मौर्य वंश से संबंधित है। भवन, स्तूप एवं गुफाओं का निर्माण, जहाँ पे गुफाओं का निर्माण हम लोग देखेंगे, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे बराबर की पहाड़ियों में निर्माण करवाता है। और वहाँ पे उसके बाद दशरथ
नागार्जुन पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाते हैं। तो ये सब स्तूप और गुफाओं के माध्यम से हम लोग इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती है। और मुद्रा, आहत मुद्राएं, पंचमार्क, ये आहत मुद्रा पंचमार्क क्या होता था? तो जो धातुएं होती थी, धातुओं को गर्म करके उस पे क्या किया जाता था कि जो अक्षर होते थे, जो उनकी लिपियां होती थी या कोई सिंबल होता था, उसको उस धातु को गर्म करके उस पे पंच कर देते थे, तो उस पे छाप, उसके छाप उस पे सिक्के पे आ जाती थी, उसी को पंचमार्क सिक्का कहा जाता। तो इसमें जो पंचमार्क सिक्के उस समय व्यापार में यूज किए जाते थे, ये सब प्राप्त होते हैं। तो इस सारी बातें यहाँ पे पुरातात्विक स्रोतों से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आगे यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का अब हम लोग विस्तार देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। जहाँ पे पिछली यहाँ पे देख रहे हैं नंदवंश। अब यहाँ से जब धनानंद को मार के मौर्य वंश का स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसके बाद इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसको हम लोग देख ही चुके हैं। इसकी राजधानी, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, आधुनिक पटना। प्रधानमंत्री इसके कौन थे? आचार्य चाणक्य थे, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य का विस्तार किया था। ये विस्तृत राज्य देख रहे हैं, पूरा ये अखंड भारत इसी को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर में हिमालय से लेकर, यहाँ पे उत्तर देख रहे हैं, उत्तर में हिमालय, ये हिमालय है, हिमालय की श्रेणियां हैं। तो यहाँ से उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, मैसूर यहाँ पे कर्नाटक देख रहे हैं, यहाँ पे मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से, ये बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत, यहाँ पे उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत देख रहे हैं यहाँ पे, और पश्चिम में अरब तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और पश्चिम में अरब खाड़ी तक ये अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये मौर्य साम्राज्य का विस्तार है पूरा। अब यहाँ पे आगे चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से, जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। तो जो चाणक्य थे, इनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं को अपना क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि भारत का मैकियावेली कौन है, तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जो कि राजनीति से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न पूछता है बार बार कि जो चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से संबंधित है, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, या वैदिक साइंस से संबंधित है? तो ये किससे है? राजनीति से संबंधित ये अर्थशास्त्र है। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। और जब वो उसने धनानंद को हराया, और धनानंद की पुत्री थी दुर्धरा से इसने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और इसी दुर्धरा से आगे बिंदुसार का जन्म होता है, और बिंदुसार आगे चल के मौर्य वंश का उत्तराधिकारी बनता है। यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम। अब यहाँ पे जो यूनानी लेखक हैं, उनको चंद्रगुप्त को ये लोग क्या लिखते हैं? तो प्लूटार्क हैं जो यूनानी लेखक हैं, ये प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा है। तो सैंड्रोकोटस के नाम से इसका चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है इन लोगों की किताबों में। और ये प्लूटार्क और जस्टिन, प्लूटार्क एंड्रोकोटस के नाम से संबोधित करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, और जस्टिन सैंड्रोकोटस के नाम से संबोधित करते हैं। अब यहाँ पे 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम ये बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। तो इन्होंने जब ये चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित करके एंड्रोकोटस, प्लूटार्क लिखते थे, जस्टिन एंड्रोकोटस करके लिखते थे, तो यहाँ पे जो विद्वान हैं इनको समझ में नहीं आ पाता था कि ये किसका, आखिर नाम किसका है। तो इसको सर्वप्रथम क्या 1793 में सर विलियम जोन्स ने इसको बताया कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग में लाया गया है, सैंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछता है।
कि किसने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा है, प्लूटार्क ने। किसने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा है, जस्टिन ने। तो इस प्रकार से, और यह भी एग्जाम में आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम क्या मिलता है, तो एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस मिलता है। तो इसको भी, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो चाणक्य के बारे में प्रश्न बार बार पूछा जाता है, और यहाँ पे इसमें भी ये पूछा जा सकता है। और कौन बताया कि चंद्रगुप्त का नाम ये है, तो सर विलियम जोन्स, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त यहाँ पे 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर कौन है, सिकंदर का जो सेनापति, थल सेनापति था, वही सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया। जब यहाँ पे जो सिकंदर जब वापस चला जाता है, उसके बाद यहाँ पे इसको जो विजित क्षेत्र होते हैं उसको, उसमें उसके अपने थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर को देके सौंप के चला जाता है। तो उसके बाद ये 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु उस समय ये सोचा कि यहाँ पे धनानंद का शासक होगा, लेकिन धनानंद को 322 ईसा पूर्व में ही मार के चंद्रगुप्त मौर्य वहां पे मौर्य वंश की स्थापना कर चुका था, और वहां पे शासन चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था। तो आक्रमण के बाद किंतु यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य से सामना करना पड़ा, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के पराजित कर दिया। पराजय के पश्चात दोनों के बीच संधि हुई। अब जो सेल्यूकस निकेटर हार गया चंद्रगुप्त मौर्य से, तो हारने के बाद यहाँ पे संधि हुई। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लिए। मगध में जो हाथियों का भरमार था, उसमें से उसने कहा कि हमें 500 हाथी चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 उसको हाथी दे दिया, और हाथी के बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, गंधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र दे दिया। तो जो सेल्यूकस निकेटर था, जो इसके विजित क्षेत्र थे, उसमें से अफगानिस्तान का काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये सारे क्षेत्र क्या किया इसने, इधर के ये सारे क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, और उसके बदले में 500 हाथी लेकर यहाँ से चला गया। और अपनी पुत्री, और इसकी पुत्री थी कार्नेलिया को ही हेलेना कहा जाता है, तो हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो देखिए यही मेगास्थनीज है। उसके बाद इस युद्ध के बाद मेगास्थनीज को क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर ने ये जो इसका राजदूत था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो जब ये मेगास्थनीज मौर्य दरबार में आया, तो यहाँ पे जो भारत के बारे में जो चीजें देखी सुनी, उसको क्या किया, उसने इंडिका नामक पुस्तक में सारी चीजों को संग्रहित किया और उसमें लिखा। तो मौर्य वंश के बारे में सारी जानकारी इस मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया। तो यहाँ पे रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है, इससे क्या पता चलता है कि सौराष्ट्र तक का प्रदेश जो यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र के एरिया वाला है, तो यहाँ पे सौराष्ट्र गुजरात वाला का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया। इस प्रदेश के पुष्यगुप्त, इस प्रदेश में कौन था, पुष्यगुप्त था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। पुष्यगुप्त ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो सुदर्शन झील से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि सुदर्शन झील बार बार इसका पुनर्निर्माण उद्धार किया जाता है। तो सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया है, तो सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जैन मत। अब यहाँ पे सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, जैन मतानुयायी हो गया था। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। तो अब इसके बाद सारी चीजें होने के बाद, ये सब अपने राज्य का विस्तार करने के बाद कोई भी आक्रमण होने का संभावना नहीं थी। तो अब यहाँ पे लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी हो जाता है, और उसके बाद जीवन का जो अंतिम समय रहता है उसका, वो अपने गद्दी को छोड़ देता है और अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि जो भद्रबाहु थे से जैन धर्म की दीक्षा ली, और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में
जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना या संधारा कहा जाता है। तो जो उपवास उपवास के से जो शरीर का अपनी त्याग मृत्यु होती है, त्याग दिया जाता है, उसे ही जैन धर्म में संलेखना या संतरा कहा जाता है। संलेखना या संतरा परंपरा में क्या होता है कि आदमी एक जगह ध्यान करता है, ध्यान करते करते बिना खाए पिए, और उसमें बिना खाए पिए उसमें उसकी बॉडी एकदम सूख जाती है, ये सब सारी चीजें हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी को संलेखना संधारा कहा जाता है, जिसमें कि उपवास रहकर अपने शरीर का त्याग किया जाता है। तो इसी प्रकार से उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब यहाँ से हम लोग ने यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा अब बिंदुसार। अब बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहता है। ये डेट्स याद रखिएगा। और शासन का और जो भी वंश हमने बताया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश आएगा, कर्ण वंश आएगा, सातवाहन वंश, सेदी वंश, ये सब सारे इसकी क्रोनोलॉजी याद करिएगा। क्रोनोलॉजी से भी प्रश्न आ जाते हैं। और जो जो इनके शासक हैं उसके शासक के भी क्रोनोलॉजी ध्यान में रखिएगा, तो उसके क्रोनोलॉजी से भी प्रश्न आते हैं। और डेट्स को भी ध्यान में रखिएगा। डेट्स भी पूछ सकता है कि बिंदुसार का कब से कब तक शासन रहा, तो 298 से 273 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम दुर्धरा। दुर्धरा कौन था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, जिसको हराने के बाद उसकी अपनी पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया था, दुर्धरा का। उसी का पुत्र ये बिंदुसार है। बिंदुसार को अमित्रघात, इसको अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया का शासक एंटियोकस, अब यहाँ पे जो सीरिया का शासक है एंटियोकोस प्रथम, डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजता है। तो जो सीरिया का शासक है सेल्यूकस निकेटर के बाद यहाँ पे तो शासक बना एंटियोकोस प्रथम। अब इसने क्या किया? डायमेकस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन था? मेगास्थनीज था। अब यहाँ पे अब उसको किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अब यहाँ पे डायमेकस को, ये किसके? बिंदुसार के दरबार में है। और किसको, कौन भेजता है इसको? एंटियोकस, जो सीरिया का शासक था, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो मेगास्थनीज का, डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से 3 चीजों की मांग की थी। अब बिंदुसार के जो दरबार में ये डायमेकस नामक राजदूत आया, तो इससे इस राजदूत से वहां पे इसने संदेश भेजवाया बिंदुसार ने कि 3 चीजों की इसने मांग की थी। पहला, सूखी अंजीर, जो कि उधर बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलती है, तो सूखी अंजीर वहां से बिंदुसार ने मांग की। अंगूरी मदिरा, जो मीठी मदिरा होती है, उसको उसने वहां से मंगवाया। और एक बोला कि दार्शनिक भी हमें भेज दीजिए। तो एंटियोकस, जो सीरिया का शासक था, एंटियोकस ने 2 चीजें, सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा भिजवा दिया। परंतु यूनानी दार्शनिक को की मांग को ठुकरा दिया। क्यों मांग की इसको ठुकरा दिया? 2 चीजें तो उसने भिजवा दी, सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा उसने भिजवा दी, लेकिन उन्होंने जो यूनानी दार्शनिक है उसको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि यूनानी कानून, जो यूनान में उस समय कानून था, के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको मना कर दिया। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो बिंदुसार ने सीरियाई नरेश एंटियोकस से कौन कौन सी चीजों की मांग की थी? तो सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक, जिसमें से 2 चीजें उनको मिलती है। सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा दार्शनिक को मना कर देता है, क्योंकि यूनानी कानून के ये खिलाफ था। अब बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो ये भी जैन धर्म को मानता था। तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बेटा, बड़ा बेटा जो था सुसीम था, वह विद्रोह को, तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा। तक्षशिला में तक्षशिला, ये आप लोग 16 महाजनपद अगर देखे होंगे तो यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा। यही तक्षशिला का गंधार में, ये गंधार जो 16 महाजनपद था, इसके तक्षशिला, यहीं पे चाणक्य क्या थे? तक्षशिला में ही आचार्य थे यहाँ के। तो इस चीज, यही सब सारी चीजें हैं।
अगर आप लोगों ने 16 महाजनपद देखे होंगे तो तुरंत कैच कर लेते हैं कि तक्षशिला कहाँ है और उसमें क्या चीजें हैं। तो तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो तक्षशिला का जो राजकुमार था बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तो यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था उसको विद्रोह को दबाने में वो असफल रहा, उससे ये विद्रोह संभल नहीं रहा था, विद्रोह और बढ़ता ही जा रहा था। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, अवंती कहाँ थी, अवंती ये मध्य प्रदेश वाला आप लोग देख रहे हैं, 16 महाजनपद को आप लोग बार बार हमें मैप दिखाना पड़ रहा है। अवंती ये जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, इसकी जो राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी। तो यहाँ का ही अशोक क्या था, राज्यपाल था। अब यहाँ पे जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़ी क्रूरता के साथ पूर्वक विद्रोह को दबा दिया, तो बड़ी ही क्रूरता पूर्वक विद्रोह को उसको दबा दिया। अब यहाँ से बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध का सिंहासन पर बैठा। तो यहाँ पे योग्य शासक यहाँ पे कौन दिख रहा है, अशोक दिख रहा है। अभी यहाँ पे आगे अशोक को जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे ये अपने माना जाता है कि ये अपने 99 भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा था मौर्य वंश के। यहाँ पे बिंदुसार की अब यहाँ पे मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठेगा। अब यहाँ से अशोक का एपिसोड चलेगा और अशोक ही मुख्य रूप से ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अशोक का कार्यकाल 373 ईसा से 232 ईसा पूर्व तक था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र क्या थी, मगध की राजधानी थी, मौर्य वंश की राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। तो यहाँ पे 273 ईसा पूर्व से इसका कार्यकाल चल रहा है, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व में होता है, यानी 4 साल बाद होता है, ध्यान में रखिएगा। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था, ये भी ध्यान में रखिएगा। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। पर कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो यहाँ पे आप लोग कलिंग देख रहे हैं। कलिंग का मैप आप लोग को दिखा दूं। सॉरी, पीपीटी में कलिंग का मैप इंसर्ट करना भूल गए हैं, तो यहीं से आप लोग देख लीजिए कलिंग कहाँ पे है। तो इस वाले मैप में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये कलिंग, यहाँ पे कलिंग है, ये उड़ीसा का क्षेत्र वाला यहाँ पे कलिंग आप लोग को। तो यहाँ पे इसी कलिंग में वो अपने ये मौर्य साम्राज्य में मिलाने के लिए यहाँ पे अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। पर कलिंग में हुए भीषण नरसंहार, बहुत भयानक वहां पे युद्ध चला और उसमें बहुत सारे जाने गए, नरसंहार हुआ। वो देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और वो वहां से युद्ध नीति को छोड़ देता है। अशोक ने यहाँ से युद्ध नीति की सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के 13वें अभिलेख से, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध का जानकारी मिलती है। तो ये कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है, अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके से पहले दो कौन थे, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी हो गए थे। अब यहाँ से ये अशोक क्या होता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है। या बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। तो जो बौद्ध धर्म अपनाया उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा दीक्षा किसने दी, उपगुप्त ने दी थी। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। तो राजकीय धर्म यहाँ पे घोषित करने का मतलब है कि ये इस राज्य का, इस देश का ये धर्म है, लेकिन अशोक ने ये कभी नहीं किया, उसका ये व्यक्तिगत धर्म था। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो यहाँ अपनी प्रजा को ये नहीं कहा कि आप लोग भी बौद्ध धर्म जबरदस्ती
अपनाइए। ऐसा इसने नहीं किया क्योंकि ये इसका व्यक्तिगत था। उसके बौद्ध धर्म में को चीज़ों को समझा, पढ़ा और जाना, तो उसने वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन उसने प्रजा से कभी नहीं कहा कि आप लोग भी बौद्ध धर्म को अपनाइए। जो जिसको जिस धर्म में रहना है वो उस धर्म को अपना के रह सकता था। तो इस प्रकार का वहाँ पे तो था। तो यहाँ पे इसलिए कह रहा है अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म नहीं घोषित किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे, जो बौद्ध धर्म के प्रचार जो प्रसार होता था उसके लिए उसके अशोक के पुत्र था महेंद्र, अपने बेटे महेंद्र को, और उसकी बेटी थी संघमित्रा। ये बार बार पूछता है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका। तो अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, और किस चीज के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम है लोमस ऋषि गुफा, कर्णचोपर गुफा, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी गुफा। तो ये पूछा जाता है बार बार कि विश्व झोपड़ी गुफा कहाँ है, तो ये बराबर की पहाड़ियों में है। इससे प्रश्न बना हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लोमस ऋषि गुफा कहाँ है, बराबर की पहाड़ियों में। कर्णचोपर गुफा कहाँ है, बराबर की पहाड़ियों में। सुदामा गुफा कहाँ है, बराबर की पहाड़ियों में। अब बराबर की पहाड़ियों का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। शुरू में हमने इंट्रो में थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत बोल दिया, चंद्रगुप्त मौर्य बोल दिया था, तो उसको वहां पे सही कर लीजिएगा। अशोक ने ही आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो अशोक ने कहा गुफा का निर्माण करवाया था, बराबर की पहाड़ियों में। इसके बाद यहाँ पे दशरथ जो है, दशरथ आते हैं। इसके बाद अशोक के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो नागार्जुन पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाते हैं। तो यहाँ पे अशोक के बारे में ये जानकारियां थी सारी। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। तो पहला ये शासक था जिसने चीजों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक को पहुंचाया, और ये बताने का प्रयास करता था कि इस समय राज्य में कौन सी क्रियाकलाप हो रही, कौन से अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। तो अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृत थी। जो बौद्ध महात्मा बुद्ध जिस भाषा में उपदेश देते थे प्राकृत भाषा में, उसी प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखे हुए हैं। जिसमें इसमें अब क्या हुआ है, 4 लिपियों में लिखा गया है ये अभिलेख। ब्राह्मी लिपि यह अभिलेख भारत में मिले हैं। खरोष्टी लिपि यह पाकिस्तान से मिले हैं। अरामाइक लिपि यह अफगानिस्तान में मिली है। और चौथा है ग्रीक लिपि, यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिला है। तो जहां जहां से अशोक के अभिलेख मिले हैं वहां वहां से भिन्न भिन्न एरियो में भिन्न भिन्न लिपियां देखने को मिलती है। जैसे भारत में ब्राह्मी लिपि है, पाकिस्तान में चले जाएंगे जहां से पाकिस्तान से जो मिला है अभिलेख उसमें खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। अफगानिस्तान के अभिलेखों में अरामाइक लिपि में लिखा हुआ है। जो अफगानिस्तान में अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, उसमें ग्रीक लिपि में लिखा हुआ है मिलता है। और खरोष्टी लिपि यही है, खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक ने के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। तो इसको यहाँ ध्यान में रखिएगा। अशोक के जो अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवानाम प्रिय प्रियदर्शी लिखवाया है। और देवानाम प्रिय प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक का मास्की, नेदर तथा उद्गोलन अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद का मगध का सम्राट बताया है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि किस अभिलेख में अशोक ने अपने आप को खुद को सम्राट बताया है। तो भाबरू अभिलेख राजस्थान में जो पाया गया है उसमें। और मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक और मास्की, नेदर तथा उद्गोलन अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक मिलता है। और अपने जो अधिकतर अभिलेख जो मिले हुए उसमें देवानाम प्रिय प्रियदर्शी लिखा हुआ है। अशोक का ये नाम है जिसमें देवताओं का प्रिय कहा गया है। अब यहाँ पे अशोक के हम लोग धम्म देखते हैं कि अशोक जब कलिंग युद्ध के बाद जो धर्म प्रचार करता है, धम्म, अशोक का धम्म क्या था। तो धम्म क्या है इसके बारे में अशोक के दूसरे स्तंभ लेख
यहाँ पे अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में प्रश्न किया गया है कि धम्म क्या है। तो अभी स्तंभ लेख क्या होता है, अभी लेख के बारे में, अशोक के अभिलेख के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दें। तो अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के थे। एक तो गुहा लेख। गुहा लेख किसको कहते हैं? गुफाओं में जो लिखा गया है उसको गुहा लेख बोलते हैं। यहाँ पे सब वेट करिएगा। तो उसको गुहा लेख बोला गया है। तो गुफाओं से जो चीजें हम लोगों को यहाँ पे स्रोतों में प्राप्त होती हैं तो उसको गुहा लेख में रखा गया है। शिलालेख। शिलालेख में बृहद शिलालेख 14 प्राप्त होते हैं। लघु शिलालेख ये 14 जो प्राप्त हुए हैं, इसी से प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार से लघु शिलालेख भी मिले हुए हैं। और स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में बृहद स्तंभ लेख होते हैं जिसमें 6 घोषणाएं लिखी हुई मिलती हैं, जहां जहां से भी प्राप्त हुआ है। लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख भी प्राप्त होते हैं। तो ये 3 प्रकार के अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे अभिलेख के बारे में हमने आपको बता दिया। वही अभिलेख यहाँ पे, तो इस धम्म क्या है, तो अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में प्रश्न किया गया है। अशोक ने खुद प्रश्न करवाया है उसमें कि धम्म क्या है, जो जनता को बताने के प्रयास कर रहा है कि धम्म क्या है और उसकी परिभाषा कहाँ पे लिखवाया है। तो दूसरे स्तंभ लेख में धम्म क्या है ये लिखा गया है और उसने प्रश्न किया है और कि धम्म क्या है, धम्म की परिभाषा। अब इस धम्म की परिभाषा किसमें? दूसरे नंबर में वहीं पे प्रश्न भी किया है, उसके बाद उसका उत्तर दिया। उसके बाद 7वें स्तंभ लेख में भी वर्णित है कि धम्म क्या है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? अपासिन में बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे धाधवे च, यानी कि अल्प पाप, अपासिन में अल्प पाप करिए, बहुकयाने बहुत कल्याण करिए, दया चीजों पर जीवों पर दया करिए, दाने यानी दान पुण्य करिए, सचे सोचिए यानी अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए, सुचिता, और माधवे मृदुता, अपने जीवन में मृदुता लाइए, और साधवे साधवे यानी साधुता, साधुता लाइए, और च मैंने इत्यादि। ये सब सारी चीजें यानी अपासिन में बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, इसने इस स्तंभ लेख में वर्णित करवाया है। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्म कहते हैं। तो धम्म क्या है? तो अशोक ने जो उस समय के, जैसे इस समय के संविधान है, अब उस समय का क्या था, वो उसमें पत्थरों पे अभिलेखों पे लिखवाता था और वो उसी के जो नैतिकता सिखाने के लिए प्रजा को के लिए उसमें नियम कानून क्या होते थे उसको संहिता बनाई और उसे ही धम्म कहते हैं और उसको वहां पे लिखवाता है। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुओं का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्तियों को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए, ये नहीं कि अत्याचारी कर दे। तो ये सब सारी चीजें अशोक के धम्म में मिलती हैं। अभी यहाँ पे आप लोग को हमने अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के बताए। गुहा लेख जो कि बराबर की पहाड़ियों में मिलता है, जिसने अशोक निर्माण करवाता है, 4 प्रकार की गुफाओं का निर्माण करवाता है। यहाँ पे लोमस ऋषि गुफा, कर्णचोपर गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफाएं बराबर की पहाड़ियों में। इसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी आते हैं दशरथ, ये नागार्जुन पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाते हैं। अब शिलालेख में अब हम लोग आगे शिलालेखों को देखेंगे। स्तंभ लेख में हम लोग देख लेते हैं। एक तो बृहद स्तंभ लेख है और लघु स्तंभ लेख है। बृहद स्तंभ में 6 घोषणाएं लिखी हुई हैं। तो 6 घोषणाएं किस प्रकार से लिखी हुई है यहाँ पे आगे देख रहे हैं आप लोग। ये स्तंभ लेख है। बृहद स्तंभ लेख में जहां जहां से भी ये स्तंभ लेख पाया गया है वहां पे उस स्तंभ, जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है ये जो हमने रेड से हाईलाइट किया है, अब उसके अंदर ही इस तरह से 6 पॉइंट करके वहां पे दिए हुए हैं और 6 चीजें लिखी हुई हैं राज्य के बारे में। एक जो स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है वो यहाँ दिल्ली टोपरा से जो प्राप्त हुआ, इसमें 7 चीजें लिखी हुई, घोषणाएं लिखी हुई हैं। और यह एक अभिलेख टोपरा यानी दिल्ली से मिला है जिसमें 7 घोषणाएं लिखी हुई हैं। इस स्तंभ लेख को बहुत से इतिहासकार ने अशोक का आखिरी घोषणा कहा है, क्योंकि इससे पहले के मिले जितने स्तंभ लेख हैं उसमें 6 घोषणाएं हैं। तो जो भी स्तंभ लेख मिले उसमें 6 घोषणाएं दी गई हैं, लेकिन जो दिल्ली टोपरा से जो अभी मिला है उसमें 7 घोषणाएं दी गई लिखी हुई हैं। बस दिल्ली टोपरा पर 7 घोषणाएं जो लगता है कि उसके आखिरी घोषणा थी। ऐसा लगता है कि आखिरी समय में अशोक ने
इस सारे 6 घोषणाओं को लिखवाता था, लेकिन लास्ट वाले में 7 घोषणाएं लिखवाई। तो इस प्रकार से ये सब इसके स्तंभ लेख की जानकारियां थी। तो ये सब सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। अब आइए यहाँ से हम लोग स्तंभ जो शिला लेख है, बृहद शिला लेख में जो 14 प्राप्त हुए हैं उसमें क्या क्या चीजें अशोक ने लिखवाई है, इसको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे कलिंग युद्ध का उल्लेख उसने शिलालेख 13वें में करवाया है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं प्रथम शिला अशोक के 14 बृहद शिलालेख में क्या क्या वर्णित है। तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर रोक लगाई गई है और बताया गया है कि राजमहल में 2 मोर 1 हिरण मारे जाते हैं, भविष्य में ये भी नहीं मारे जाएंगे। तो प्रथम शिलालेख में इसने इस प्रकार के लिखवाया है कि पशु बलि पर रोक लगा दी गई है राज्य में, और बताया गया है कि इसमें राजमहल में 2 मोर और 1 हिरण मारे जाते हैं, भविष्य में ये भी बंद कर दिया जाएगा। दूसरा शिलालेख में अपने राज्य की दक्षिणी सीमा पर बसे हुए राज्य जो चोल, चेर, पांड्य, सतीपुत्र, ताम्रपाणी, श्रीलंका की चर्चा करता है। यहाँ धर्म विजय की बात करता है। इसी लेख में यूनानी शासक अंत्योक की चर्चा है। तो दूसरे शिलालेख में यूनानी शासक अंत्योक की चर्चा भी की है, और यहाँ पे चोल, चेर, पांड्य, सतीपुत्र, ताम्रपाणी और श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। तीसरे शिलालेख में कहता है कि शिलालेख में माता पिता की सेवा, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति आदर की बात करता है। अल्प व्यय, कम खर्चा करिए, अल्प संचय, कम चीजों को संचय करिए, को धर्म का अंग बताया है। मतलब ये एक आदमी का धर्म होना चाहिए कि वो कम खर्चा करे और कम संचय करे और अपने माता पिता की सेवा करे, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति आदर भाव रखे। चौथे शिलालेख में धम्म नीति की चर्चा करता है और बताता है कि लोगों में अनैतिकता की प्रवृत्ति रुकी है। पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्यों की नियुक्ति की चर्चा करता है कि जो धम्म महामात्र होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। उसके अनुसार ये पदाधिकारी शासन के 14वें वर्ष नियुक्त किए गए हैं। तो जो 269 में उसका राज्याभिषेक हुआ था, उसके 14 वर्ष बाद इन जो महामात्यों की नियुक्ति होती है। छठा शिलालेख में कहता है कि सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है और मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा कार्यों से संबंधित सूचना कहीं भी भेज सकते हैं, चाहे मैं अंतःपुर में हूँ, अंतःपुर मतलब कि चाहे ये बेडरूम में हो, चाहे रसोई घर में हो, किचन में हो, ये या उद्यान में या बाग में टहल रहा हो, तुरंत जो कोई सूचना है उसके पास पहुंचाया जाए प्रजा से संबंधित, और कोई उन लोगों के लिए रोक टोक नहीं है, चाहे जहां भी हो तुरंत उसकी सूचनाएं उसके पास पहुंचाया जाए। तो इसमें कहता है कि सर्वलोक हित ही इसका कर्तव्य है अशोक का। सातवें शिलालेख में कहता है कि सभी संप्रदायों के व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं क्योंकि सभी हृदय से आत्म संयम और शुद्धि चाहते हैं। आठवें शिलालेख में कहता है, बताता है कि शासन के 10वें वर्ष वो बोध गया की यात्रा पर गया, बोध गया की यात्रा पर वो गया है। 9वां शिलालेख में कहता है विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले मांगलिक कार्यों को तुच्छ बताता है और उनके स्थान पर आत्म संयम, दासों और घरेलू नौकरों, भ्रातृ के साथ अच्छा व्यवहार, गुरुओं का आदर, धम्म के तत्व बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो मांगलिक कार्यक्रम होते थे इन सब सारी चीजों को क्या किया, तुच्छ बताया है, क्योंकि ये सारी चीजें बेकार है, बेफालतू है, बेफजूल है, ये सब पैसे खर्च करने के बेफजूल तरीके हैं। तो इन सब सारी चीजों को वो तुच्छ बताता है 9वें शिलालेख में। 10वें शिलालेख में क्या कहता है, में झूठे गौरव और ख्याति का निंदा की गई है, इसके स्थान पर धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में बड़ों का आदर, पशुओं की हत्या नहीं करना और मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना बताया गया है। 12वें शिलालेख में कहता है कि किसी भी अकारण अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। 13वें शिलालेख में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध का उल्लेख है। बताया गया है कि इस कलिंग युद्ध में 1.5 लाख सैनिक बंदी बनाए गए थे और 1 लाख सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। इसी लेख में 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख है जहां अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। 14वां और अंतिम शिलालेख में कहा है कि बुद्ध बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा जाना है,
आगे भी पाटलिपुत्र से राजाज्ञाएं जारी होती रहेंगी। पाटलिपुत्र क्या है? मौर्य वंश का, और राजधानी है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है। तो इस प्रकार से यहाँ से राजाज्ञाएं इस प्रकार की जारी होती रहेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अशोक के 14वें शिलालेख के बारे में चर्चा कर ली। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मौर्य काल के प्रमुख अध्यक्ष। अब यहाँ पे प्रमुख कौन कौन से अध्यक्ष होते थे, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे शुल्का अध्यक्ष। ये शुल्का अध्यक्ष कौन होता था? व्यापार से प्राप्त कर चुंगी एकत्र करने वाला होता था। पौताध्यक्ष कौन होता था? ये माप तौल के मापन की नियंत्रण करने वाला होता था। जो बटकरे बनते थे, जो माप तौल के लिए, जैसे किलो हो गया, 5 किलो हो गया, ये सब सारी चीजें, ये उसके अधिकारी होता था कि कितने भार का कितना वजन होगा, ये सब सारे ये देखता था, पौता अध्यक्ष देखता था। सूत्राध्यक्ष क्या करता था? वस्त्र उद्योग मंत्री था ये। सुनाध्यक्ष होता था बूचड़ खाने और चर्म उद्योग का अध्यक्ष होता था। लक्षणा अध्यक्ष क्या होता था? टकसाल का अध्यक्ष होता था। अश्वाध्यक्ष घोड़ों की देखभाल करने वाला। हस्ताध्यक्ष हाथियों की देखभाल करने वाला। अकाराध्यक्ष खान मंत्री होता था। और सीताध्यक्ष कृषि विभाग का। तो ये प्रश्न एक बार पूछा गया, सीताध्यक्ष किसको कहा जाता है? तो वो कृषि विभाग से संबंधित था। तो इस प्रकार से अध्यक्षों की ये लिस्ट है, और जो मौर्य प्रशासन का है इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में 6 लाख पैदल सेना, जो 6 लाख पैदल सेना थी, इसके पास 30,000 अश्वरोही थे, जो 30,000 के घोड़े इसके पास सैनिकों के पास थे। 9,000 गज सेना थी, तो 9,000 के इसके पास हाथियों की सेना थी, और 8,000 रथ सेना थी। तो इस प्रकार से इसके मौर्य वंश में इस सैनिकों की इतनी तादाद थी। मैगस्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग एक विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य रहते थे। उच्च अधिकारियों को महामात्र कहा जाता था। तो जो ये सब सारे अधिकारी होते थे, उनके उच्च अधिकारियों को महामात्र कहा जाता था। इसको ध्यान में रखिएगा, महामात्र को। नेक्स्ट है यहाँ पे मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें इस समय भी उसने, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में अपनी इन 4 परंपरागत वर्णों का उल्लेख किया है। लेकिन यहाँ पे मैगस्थनीज ने चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया था, किंतु उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज में 7 वर्गों में बांटा है। पहला कौन सा है? दार्शनिक वर्ग था, जिसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु तथा विद्वान आदि आते थे। दूसरा है कृषक। मैगस्थनीज ने 7 वर्गों में कृषक की संख्या सबसे सर्वाधिक बताई है। और तीसरा है पशुपालक, ये पशुपालन का कार्य करते थे। चौथा है व्यापारी, शिल्पी, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे। और 5वां है सैनिक। समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे। और 6वां है निरीक्षक, ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। और 7वां होते थे मंत्री, जो समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता था। तो जो मंत्री होते थे, ये समाज के शासक वर्ग होते थे, इसको मंत्री वर्ग में रखा गया था। तो ये 7 प्रकार के वर्ग मैगस्थनीज में लिखे हैं मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में। और चाणक्य ने भी इस 4 परंपरागत, जो 4 वर्ण ऋग्वैदिक से होते हुए, वैदिक, उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक से होते हुए आ रहे थे वर्णों, तो उसको यहाँ पे चाणक्य ने भी इसको लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में बात कर लेते हैं। मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, तो जो वर्तमान पटना से मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया, जो सबसे बड़ा स्तूप है। तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप है, इसको ध्यान में रखिएगा। अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया। अशोक स्तंभ देख रहे हैं, एक स्तंभ बनवाया, उसी पे ये शेर वाली जो आकृति है, वहां पे उस स्तंभ पे ऊपर है। सारनाथ का स्तंभ में सिंहों की कला अत्यंत उच्च दर्जे की है। जो ये सिंहों की कला बनाई गई है, पत्थरों से काट काट के तराश के, इसके बहुत अत्यंत उच्च दर्जे की है। मौर्य मूर्तियों में यह सबसे विख्यात और सर्वाधिक प्रशंसित है। तो इसकी चौकी पर 4 पहिए या चक्र यानी धर्म चक्र के प्रतीक हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये धर्म चक्र के प्रतीक हैं। ये चारों तरफ से यहाँ पे 4 बने हुए हैं, एक पीछे भी है।
तो यहाँ पे चक्र, 4 चक्र बने हुए हैं और ये 4 चक्र के नीचे इसमें इनके बीच में हाथी हाथी है, बैल है, अश्व यानी घोड़ा है और सिंह है, शेर है। इस पे 4 जानवर बने हुए हैं और ये 4 शेर तो ऊपर है ही, और चौकी के सिर पर 4 सजीव सिंह पीठ से पीठ मिलाए चारों दिशाओं में की ओर मुंह ये दृढ़ता के साथ बैठे दिखलाए गए हैं। तो ये 3 तो दिख रहे हैं और एक पीछे है। तो ये सब इसमें बनाया गया है, जो कि ये अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो अशोक स्तंभ जो है, ये भारत का क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को देखा। अब इसके आगे यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का ये आप लोग विस्तार देख रहे हैं, अखंड भारत का निर्माण। यही है अखंड भारत, आप लोग इमेज देख लीजिए। इसी की बार बार होती है अखंड भारत की, इसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब सारे, तुर्कमेनिस्तान, ये सब सारे इलाके, ये म्यांमार का इलाका, बांग्लादेश का इलाका देख रहे हैं आप लोग। तो ये है, और ये यहाँ पे कलिंग है, ये देख रहे हैं। इसी कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये सब सारी बातें करने लगता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस क्लास को खत्म कर लिए। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे देखेंगे मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में हम लोग की एक क्लास रहेगी देसी शासकों पर, जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और एक तो छोटा सा वंश आता है चेदी वंश को देखेंगे। और उसके बाद विदेशी शासकों को देखेंगे, जिसमें इंडो ग्रीक, शक, पालो और कुषाणों को देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्योत्तर काल को। तो तब तक के लिए धन्यवाद।